Hello, students. So, we are going to discuss the question and answers of Unit 7 Gulliver's Travels of your textbook Marigold. And I hope that you will enjoy these exercises. These exercises are going to be very, very important because the grammar portion, which is being used, the question answers are there, and afterwards, the grammar exercises are really very interesting. So don't miss those exercises. So let's begin. This is class 5th English, Unit 7, Gulliver's Travels, written by Jonathan Swift. The points which we are going to discuss in this video is the practices and the questions given in the textbook, and any difficult word wheresoever has been used, we will also discuss. So the first one is reading is fun. In reading is fun, the first question is why did the captain send the man to the land? कि कैप्टन ने आदमियों को क्यों भेजा लैंड पर? तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर आपको पता ही है कि पानी लेने के लिए भेजा था. द कैप्टन सेंट, SENT, सेंट हो जाएगा, सेंट द मैन to the land to bring यानी लाने के लिए क्या? वाटर. ड्रिंकिंग वाटर भी बोल सकते हैं, पीने के पानी को, राइट? तो पानी लाने के लिए भेजा था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप? जो आदमी थे जो पानी लेने के लिए गए थे, कितने लोग गए थे? करीब डजन लोग, यानी 12 लोग के आसपास गए थे गुलिवर के साथ. तो वो लोग जो है क्यों भागे वापस शिप की तरफ में अपने बोट पे? आपको पता है कि जायंट उनके पीछे पड़ा हुआ था. तो द मैन रश्ड, रश का हो जाएगा RUSHED, रश्ड बैक to the ship because they had been chased. उनको चेज कर रहा था कौन? They had been chased by a giant. एक जाइंट यानी कि एक बहुत बड़ा विशालकाय क्रिएचर वो उनके पीछे पड़ा हुआ था, तो इसलिए जो अपनी जान बचा के भाग रहे थे, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, नेम द क्रिएचर टू whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. The word begins with the letter D. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो क्रिएचर जो गुलिवर ने देखा था, है ना, वो जो है क्रिएचर अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो ये बताइए कि जो है कि वो कौन सा क्रिएचर होगा? सो दैट इज डायनोसॉर. डी से स्टार्ट होगा, DINO डाइनो एंड SAUR सॉर. मैंने दोबारा लिखा है ये ताकि आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि डी यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए. चूज द करेक्ट आंसर. द जाइंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज. जो जाइंट था, जो बड़ा क्रिएचर था, उसने एक रीपिंग हुक रखा हुआ था. एक हुक रखा हुआ था किसके लिए? फसल को काटने वाला और उसको इकट्ठा करने के लिए. तो क्यों रखा हुआ था उसने? क्योंकि ही वॉज, पहला ऑप्शन है, ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट्स, क्योंकि वो और जाइंट्स के साथ लड़ रहा था. फाइटिंग का मतलब होता है लड़ना, तो क्या वो और जाइंट्स के साथ लड़ने के लिए हुक यूज कर रहा था? सेकंड है, ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, वो कॉर्न को जो है रीप करने वाला था. या ही वांटेड टू फ्राइटन गुलिवर, या वो गुलिवर को डराने के लिए किया उसने ऐसा. तो यहाँ पे तो आंसर आपको पता ही है. राइट आंसर इज बी. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. वो उसको कॉर्न को रीप करना था, इसलिए वो हुक लेके घूम रहा था. सेकंड वन इज दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड. तो उन्होंने जो है गुलिवर को ग्राउंड पे रखा. किन्होंने? जाइंट्स ने.
टू लुक एट हिम बिकॉज उसको देखने के लिए, क्योंकि दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, क्योंकि उन्होंने कभी इंसान नहीं देखा था. दे थॉट ही वॉज अ डॉल. एंड ऑप्शन सी है दे हैड नेवर सीन सच ए टाइनी मैन. तो सही आंसर होगा सी, दे हैड नेवर सीन सच ए टाइनी मैन. इंसान तो उन्होंने देखे थे, क्योंकि एक दूसरे वो इंसान टाइप के ही थे, लेकिन बहुत बड़े थे, जाइंट थे, तो वो टाइनी था. तो टाइनी का मतलब छोटा, जाइंट का मतलब बड़ा. तो यहाँ पे TINY टाइनी यानी छोटा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जाइंट, GIANT, जाइंट. जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा. तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो वो जाइंट था और उनके लिए गुलिवर हो गया था टाइनी. इसी में जो है थर्ड है, गुलिवर वॉज अ फार्मर, एक किसान था. सेलर था यानी कि नाविक, समुद्री यात्रा करने वाला. ड्वार्फ था, एक बोना था, या एक जायंट था, बहुत बड़ा था. क्या था गुलिवर? गुलिवर तो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन एक नाविक था, वो सेलर था, अलग अलग जगह यात्राएं करता था, समुद्री यात्राएं. सो द आंसर बी, द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस. नाउ इसमें अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंसेस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग. तो यहां पे क्या है कि हमें टेक्स्ट देखना है जो यहां ऑलरेडी दे के रखा हुआ है. तो टेक्स्ट में कहां है वो? पहला है, द जाइंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर. तो यहां पे द जाइंट रीपर्स यानी कि जो है, जो बड़े बड़े जो रीपर्स थे, जो फार्मर्स थे, वो गुलिवर से फैसिनेटेड थे. कहां पे है ये, कहां पे है ये टेक्स्ट में? तो ये है, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड, सिट सेट सेट, यानी बैठ गए, ऑन द ग्राउंड, टू टेक अ गुड लुक, टू टेक अ गुड लुक एट मी. ये जहां पे गुलिवर ने बोला हुआ है, तो वहां पे ये समझ में आता है कि वो जो है गुलिवर को देख करके फैसिनेटेड थे. सेकंड वन इज, गुलिवर वॉज अ लर्न मैन. गुलिवर एक लर्न इंसान था. कैसे पता चलेगा हमको? टेक्स्ट में क्या बात है कि जिससे हमें ये पता चले कि गुलिवर एक लर्न इंसान था? तो ये कैसे पता चलेगा? जहां पे उसने ये बोला कि मैं बहुत सारी भाषाओं में उनसे बात करने की कोशिश की. तो बहुत सारी भाषाएं कौन समझेगा? जो पढ़ा लिखा आदमी होगा. तो इसका आंसर हो जाएगा, आई ट्राइड टू स्पीक टू देम, speak to them in several languages, in several, SEVERAL, several languages, बहुत सारी भाषाओं में मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, जिससे पता चलता है गुलिवर वॉज ए लर्न्ड मैन. थर्ड पॉइंट, द फार्मर्स सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय. फार्मर के जो 1 साल का बेटा था उसने सोचा कि गुलिवर जो है क्या है, कि एक टॉय यानी एक खिलौना है. तो जब उसने उसको मुंह में डालने की कोशिश करी, अब 1 साल का बच्चा, चाहे वो जाइंट का हो चाहे नॉर्मल इंसान का हो, तो बच्चा ही है ना 1 साल का, तो वो तो वैसे ही बिहेव करेगा. तो उसने सोचा कि वो खिलौना है. तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑन सीइंग मी द चाइल्ड, CHILD, child grabbed. तो चाइल्ड ने क्या किया? सो ग्रैब किया मी फ्रॉम द टेबल, टेबल से मेरे को उठाया, एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, एंड पुट माई हेड इनटू हिज MOUTH, mouth. Now the fourth one, the farmer's wife was a kind-hearted woman. तो फार्मर की जो है, जो वाइफ थी, वो एक बहुत ही दयालु, कृपालु किस्म की महिला थी. उसका दिल बहुत ही दयावान था. तो कैसे पता चला? जब वो उसके ऊपर
एक तो पहले तो उस एप्रन यूज करती है जिससे कि जो है कि गुलिवर की नेक ना टूट जाए, और बाद में जब वो सोने लगता है तो उसके ऊपर अपना हैंकरचीफ डालती है ताकि उसको अच्छी नींद आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन white handkerchief. Later, she put me on her own bed. On her own bed. अपनी बेड पे उसने मुझे रखा and covered me with a clear white handkerchief. And covered me with a clean white handkerchief. तो हैंकरचीफ की स्पेलिंग HAND, इसमें डी साइलेंट होता है, ठीक है, HAND KERCHIEF, चीफ की स्पेलिंग, इसमें डी साइलेंट है तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं हैंकरचीफ, डी साइलेंट है, हैंकरचीफ यानी रुमाल। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स टॉक। कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दे के रखी हुई है और ये सारे के सारे हम इसको क्या बोलते हैं, दीज आर एक्चुअली द एडजेक्टिव्स, राइट। तो ये एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पे जो है रेड यानी लाल, स्लो यानी स्लो चलना, कोई चीज धीरे धीरे चलना, धीरे को बोलते हैं स्लो। ब्लैक मतलब काला, जेंटल माने आदर्श अच्छा, वार्म माने गरम, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, स्वीट माने मीठा, लाइट माने हल्का, व्हाइट का मतलब सफेद। तो ये सारे के सारे यहाँ यूज होंगे। तो हम कैसे इनको यूज करेंगे, तो आप देखिए कि पहले फेदर की बात की है। फेदर यानी होता पंख, तो पंख क्या होता है, पंख होगा लाइट, लाइट यानी हल्का, एज लाइट एज ए फेदर। इनको हम सिमिली में भी काउंट करते हैं, SIMILE, सिमिली का मतलब होता है जब हम उपमा बोलते हैं इसको फिगर ऑफ स्पीच में, तो ये सिमिली में भी आता है। और ये एक्चुअल में जो है हमारे एडजेक्टिव्स 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो जो है दिस विल कम अंडर द एडजेक्टिव पोर्शन। तो एज लाइट एज अ फेदर यानी कि फेदर की तरह हल्का, एज स्लो एज अ टॉर्टोइज, टॉर्टोइज की तरह स्लो, एज स्वीट एज हनी, स्वीट माने होता है मीठा, एज स्वीट एज हनी, एज वाइट एज स्नो, स्नो जो है वाइट भी होता है और ठंडा भी होता है, एज वाइट एज स्नो, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ऑक्स जो है होता है स्ट्रॉन्ग, ऑक्स यानी बैल, एज ब्लैक एज ए नाइट, नाइट कैसी होती है, ब्लैक होती है। तो अगर हमें कोई चीज बतानी है कि कितना ब्लैक, जैसे नाइट की तरह ब्लैक यानी रात की तरह। अब ये रोज है तो रोज कैसा होता है, रेड होता है, तो एज रेड एज अ रोज। अब यहाँ पे क्या है, टोस्ट है, टोस्ट क्या होता है, गर्म होता है यानी वार्म, तो एज वार्म एज अ टोस्ट। एंड ब्रीज, ब्रीज तो बड़ी सुहानी होती है ना, तो जेंटल होती है, तो एज जेंटल एज ए ब्रीज। अगर आपको कोई छू जाता है दिल को आपके, तो आप कह सकते हैं कि उसने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ, उसका बिहेवियर, हिज और हर बिहेवियर वाज एज जेंटल एज ए ब्रीज, मुझे ऐसा लगा, इतना सुहावना मुझे महसूस हुआ। तो ये बोलने के तरीके हैं, इससे आप अपनी लैंग्वेज को और बेहतर कर सकते हैं इन सिमिलीज को यूज करके। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज लेट्स टॉक। चलो बातें करते हैं। क्या बात करते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। द जायंट्स फार्मर्स वॉइस वाज एज लाउड एज अ बेलोइंग ट्रम्पेट। बेलोइंग का मतलब, बेलो का मतलब होता है टू शाउट इन अ लाउड डीप वॉइस, जब बहुत जोर से कोई चिल्लाता है तो उसको हम बोलते हैं बेलो। तो यहाँ पे बेलोइंग हो गया कि जो जाइंट, जो फार्मर था, जो रीपर था, उसकी जो आवाज थी वो इतनी तेज थी जैसे कि बेलोइंग ट्रम्पेट हो, राइट। तो यहाँ पे आया कि एज लाउड एज
bellowing trumpet. और दूसरा सेंटेंस है द जाइंट फार्मर्स वॉइस वॉज एज लाउड एज थंडर, जो कि दोनों यूज हुआ है आपके टेक्स्ट में. तो एज लाउड एज बेलोइंग ट्रम्पेट भी है एंड वॉज एज लाउड एज थंडर भी है. थंडर जैसे बिजली चमकती है, थंडर. When something is very cold, we say it as cold as ice. This is because ice is very very cold. तो जब कोई चीज बहुत ठंडी होती है तो हम बोल देते हैं कि as cold as ice. So use the above expressions to complete the following sentences. The oarsman here is as white as. तो as white as क्या हो जाएगा? As white as snow हो जाएगा. कि ओल्ड मैन यानी कि बुढ़े आदमी के जो हेयर यानी कि बाल वो कैसे हैं, कैसे सफेद है, एज वाइट एज स्नो है, स्नो की तरह सफेद. हिज फीट वो एज कोल्ड एज, उसके फीट कितने ठंडे थे, एज कोल्ड एज, तो यहां पे हम कह सकते हैं आइस, आइस की तरह ठंडे. आइस ठंडा होता है, बर्फ बोलते हैं उसको भी, स्नो भी बर्फ है एंड आइस इज ऑल्सो बर्फ. द न्यूज पेपर बॉय वॉज एज स्लो डैश इन डिलीवरिंग द पेपर्स. अब यहाँ पे स्लो की बात आई है तो स्लो को हम कौन से जानवर के साथ कंपेयर कर सकते हैं? तो स्लो होता है हमारा टॉर्टोइस. तो द न्यूज पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज TOR टॉर TOISE tortoise. So the newspaper boy was as slow as भी लगाएंगे as tortoise in delivering the papers. पेपर को डिलीवर करने में वो बहुत स्लो है. Then the fourth one, I felt as light dash after exercising. तो I felt as light यानी कि हल्का, तो मैंने हल्का महसूस किया. as light as feather 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 after exercising. जब मैंने एक्सरसाइज किया तो मुझे कैसा महसूस हुआ? लाइट महसूस हुआ. तो इन दिस वे दीज सिमिलीज और दीज एडजेक्टिव्स, अगर हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव्स के कैटेगरी में आएगा. अगर हम जो है बात कर रहे हैं नॉर्मल ग्रामर की, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच व्हाट वी से. तो फिगर ऑफ स्पीच में यानी कि अलंकार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये उपमा यानी कि दीज आर द सिमिलीज. राइट, आगे बढ़ते हैं. तो क्रिएट योर ओन कंपैरिजंस फॉर द फॉलोइंग वर्क, फॉर द फॉलोइंग वर्क इन पेयर्स. तो यहाँ पे आप साथ में मिल करके अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं और अपना कंपैरिजन खुद बना सकते हैं. अगर हमने कहा एज टॉल एज, कि इतना बड़ा, कितना बड़ा, जैसे हमारे कंट्री में सरदार पटेल की स्टैचू है और उस स्टैचू को हम क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी. एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में जो फ्रांस ने दी थी उसको गिफ्ट, एंड हमारे कंट्री में गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टैचू है. तो एज टॉल एज स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी यानी एकता का प्रतीक. एज फास्ट एज क्या हो सकता है? चीता. आजकल चीता हमारे कंट्री में आ रखे हैं, नामीबिया से आ रखे हैं चीता, पहले हमारे कंट्री में नहीं होते थे. तो चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट. तो एज फास्ट एज चीता. एज हाई एज, तो हाई क्या है? जैसे माउंट एवरेस्ट, तो हम कह सकते हैं माउंट को हम MT भी लिख सकते हैं, MOUNT भी लिख सकते हैं. माउंट का मतलब माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, EVEREST, माउंट एवरेस्ट. एज एंग्री एज, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा. तो एज एंग्री एज, गुस्सा कौन होता है? जैसे बुल आपने देखा होगा, एज एंग्री एज अ बुल, BULL बुल, सांड इतना गुस्सा करता है ना. एज टाइनी एज एन, टाइनी क्या होता है? छोटा. तो जैसे कीड़े हैं, इंसेक्ट है, या हम एंट बोल देते हैं, एन एंट. एज टाइनी एज एन एंट. एंड एज ब्रेव एज, हमारे ब्रेव क्या होते हैं? सोल्जर्स. तो एज ब्रेव एज अ सोल्जर, सोल्जर यानी सैनिक, हमारे देश की जो रक्षा करते हैं.
तो इस तरीके से हम अपने कंपैरिजंस कर सकते हैं। ये मैंने केवल आपको आइडिया देने के लिए किया है। आप और चीजें भी इसमें लिख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कोई और टॉल लगता है या फास्ट लगता है या हाई लगता है, तो आप अपने हिसाब से वो कीजिए। दिस इज जस्ट फॉर गिविंग यू द सजेशंस। नाउ लेट्स राइट, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस देके रखे हुए हैं। पहला है आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस, द जाइंट when saw me. I was trying to climb over the fence, the giant when saw me. एक पहला सेंटेंस ये है। और दूसरा, the farmer's wife was stroking when the cat her 1-year-old son entered. Both the actions were in the past. When the first one was going on in the past, the second one happened. Let's write. Look at the following examples. Now, two examples are given over here. The first one is I was trying to climb over the fence when the giant saw me. मैं कोशिश कर रहा था, तो was trying है यहाँ पर, तो was trying to climb, तो यहाँ पे was trying है over the fence when the giant saw, तो यहाँ पे जो है verb की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट फॉर्म सी की। तो एक तो है इंग फॉर्म was trying, मैं कोशिश कर रहा था चढ़ने की फेंस पे जब जाइंट ने मुझे देखा। यह है सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की वाइफ ने was stroking the cat, कैट को धीरे धीरे से हल्के से जो है वो थपथपा रही थी, was stroking when her 1-year-old son entered। तो यहाँ पे फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है on was stroking। तो अगर हम यहाँ पे टेंस के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे कि was trying इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। और यहाँ पे जो है जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है दिस इज पास्ट इंडेफिनिट है। तो दो तरीके की जो है चीजें हो रही हैं कि जब मैं क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा था फेंस पर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो जाइंट ने मुझे देखा, सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट है। और दूसरे वाले सेंटेंस में फार्मर की वाइफ जो है वाज स्ट्रोकिंग, वो जो है कैट को धीरे धीरे धक्का मार रही थी, थपथपा रही थी जब उनका जो है लड़का कमरे में एंटर किया। तो ये जो एंटर किया यहाँ पे जहाँ पे V2 है यानी पास्ट फॉर्म है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। और जहाँ पे इंग फॉर्म लगी है वाज स्ट्रोकिंग, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो दो बातें हो रही हैं कि जब ऐसा हो रहा था तो ऐसा हुआ। दो बातें हो रही हैं, दोनों में जो है ये दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम जो है पास्ट के बारे में कोई चीज बोल रहे हैं तो एक काम हो रहा था और तभी दूसरा हुआ, है ना। तो जब कोई काम हो रहा था तभी दूसरा हुआ, तो एक में जो है हमने इंग फॉर्म में काम चलाया और दूसरे में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। तो बोथ द एक्शंस वर इन द पास्ट, दोनों ही पास्ट के एक्शन हैं, लेकिन द फर्स्ट वन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। तो पहला वाला जो था आपने एक्शन देखा कि एक एक्शन तो जो है चल रहा था, गोइंग ऑन यानी चल रहा था यानी कि एक एक्शन चल रहा था और दूसरा हुआ, दूसरा एक्शन हुआ। तो दो बातें हो गई कि एक तो चल रहा था और दूसरा हुआ। दोनों सेंटेंसेस इसी तरीके के हैं, राइट। अब इससे मिलने जुले जो है सेंटेंसेस देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंस इन द लाइंस बिलो। तो आप देखिए व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था और क्या हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शंस देके रखे हुए हैं। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिख रहा था। और फिर क्या हुआ, तो और क्या हो सकता है, तो मैं लेटर लिख रहा था तो द पेन रैन आउट, पेन क्या हुआ, द पेन रैन आउट। तो आई वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन माई पेन रैन आउट, मेरा पेन खत्म हो गया। पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, पॉल जो है बाहर देख रहा था। और उसी टाइम पे क्या हुआ कि पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड क्या हो सकता है यहाँ पर, द
लाइट्स वेंट आउट भी हो सकता है, राइट, कि मैं जो है विंडो से बाहर देख रहा था, द लाइट्स वेंट आउट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेकंड वाले में कि आई वॉज राइट, आई सॉरी, पॉल, सेकंड वन है पॉल, पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, बाहर देख रहा था विंडो से, एंड द लाइट्स वेंट आउट, द लाइट्स वेंट आउट, यानी कि लाइट जो है चली गई, लाइट्स वेंट आउट, बिजली गोल हो गई। When I met Arun, he was looking for his dog. When I met Arun, he was looking for his dog. ये सॉल्व कर रखा है। फोर्थ वन हो सकता है I was just completing the last answer. I was just completing the last answer. Ma'am said stop writing. तो ये आगे पीछे भी हो सकता है ना, कि when I was just completing the last answer, तो मैम ने कहा कि जो है मैम सेड स्टॉप राइटिंग, तो ये आपका जो है स्टॉप राइटिंग जो मैम ने बोला, ये आपका जो है क्या हो गया, नरेशन के हिसाब से हम देखें तो ये डायरेक्ट नरेशन में आ गया। नरेशन में आप जैसे आप करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ वाले में कि आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द आंसर, और मैम ने कहा कि स्टॉप राइटिंग, इसके साथ मैच हो जाएगा। फिफ्थ वन, द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल, मैन जो है पेंट कर रहा था वॉल को पेंट कर रहा था, और यहाँ पे क्या हुआ कि ही फेल ऑफ द लैडर, कि वो लैडर यानी कि सीढ़ी से गिर गया, फेल ऑफ द लैडर। तो फिफ्थ के साथ दिस वन विल कम, फिफ्थ वाला जो है इसके साथ मैच हो जाएगा कि वो पेंट कर रहा था और लैडर गिर गया, यानी उसकी सीढ़ी गिर गई। सिक्स्थ वन, अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क, अमित अपना होमवर्क कर रहा था, एंड द बेल रैंग, और तभी जो है बेल बज गई, तो यहाँ पे सिक्स्थ हो जाएगा द बेल रैंग, द बेल रैंग। एंड सेवंथ वन, माई मदर वॉज कुकिंग डिनर, मेरी मम्मी खाना बना रही थी, एंड क्या हुआ, माई मदर वॉज कुकिंग डिनर, डिनर कुक कर रही थी, एंड इसी टाइम पे क्या हुआ कि आई मेट अरुण, कि मैं जो है अरुण से मिला, तो सेवंथ वन हो सकता है कि आई मेट अरुण। इस तरीके से कि क्या हो रहा था, यानी ये वाले सेंटेंसेस हमारे जो है कॉन्टिन्यूअस के हैं, कॉन्टिन्यूअस के जिसमें इंग फॉर्म लग रही है कॉन्टिन्यूअस, और ये है क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और जहां पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। अब आप लोगों ने टेंसेस अगर आपको आते हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं भी अगर टेंसेस अगर आपको आते हैं तो केवल एक मैं जानकारी देने के लिए आपको ये बता रहा हूं कि जहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म लगती है, और वज या व, तो सिंगुलर के साथ वज आता है, प्लूरल के साथ व आता है, और इंग फॉर्म लग रही है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। तो एक काम हो रहा था और दूसरा काम हुआ, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे मैच कर दिए हैं फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। आई होप दैट विल बी अंडरस्टूड टू यू। आगे बढ़ते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। तो यहाँ पे हमें अपनी मर्जी से कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे जैसे वॉज सिटिंग है कि मैं बैठा हुआ था इन अ टैक्सी, एक टैक्सी में यस्टरडे, कल की बात है। व्हेन, तो मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, व्हेन, तो अब यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से काम चलाना है। तो आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी यस्टरडे व्हेन माई फ्रेंड केम, मेरा दोस्त आया। तो मैं टैक्सी में बैठा हुआ था और जब मेरा दोस्त आया, इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो सकता है। हमने यहाँ पे खास ध्यान ये रखना है कि हमें V2 का यूज करना है, राइट। तो एक तो जो है यहाँ पे इंग फॉर्म है वर्स के साथ, और दूसरा हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं
आपको ये समझना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये दोनों के दोनों पास्ट के सेंटेंस है कि ये काम हो रहा था तभी दूसरा हुआ. नाउ सेकंड वन, ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कबर्ड. अपने कबर्ड को वो क्या कर रहा था? क्लीन कर रहा था. व्हेन ही गॉट, या गॉट या फाउंड बोल सकते हैं हम, फाउंड हिज मिसिंग डायरी. वो अपने कबर्ड को साफ कर रहा था और एक डायरी को ढूंढ रहा था बहुत समय से. तो उसको वो डायरी मिल गई. तो कब से ढूंढ रहा था वो? कई सालों से. कि कहाँ गुम हो गई भाई? महीनों से, कई दिनों से. और उसको वो डायरी मिल गई कबर्ड के अंदर. तो वो क्लीन कर रहा था और उसको मिल गई डायरी. थर्ड वन, डैश अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड. तो अभी क्या है? आई वॉज ड्राइविंग. मैं क्या कर रहा था? ड्राइव कर रहा था. ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा था. आई वॉज ड्राइविंग. अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड. और रोड पर एक कुत्ता दौड़ता हुआ आ गया. फोर्थ वन, डैश द टीचर वॉक्ड इन टू द रूम. तो यहां पे क्या हो सकता है? ही वॉज टॉकिंग. वो बात कर रहा था. ही वॉज टॉकिंग व्हेन. ही वॉज टॉकिंग कि वो बात कर रहा था. व्हेन द टीचर वॉक्ड इनटू द रूम. राइट. सो द एक्सरसाइज विल बी कंटिन्यूड to the third video, because there are many exercises in this particular chapter which you need to understand. So we will continue it. So as this chapter is having many exercises, so it is very difficult to complete it in two videos. So one video was already framed for the explaining the text, and the second video, this one, which we have framed for doing the exercises. But there are many exercises in this particular chapter which needs more attention, and good grammar exercises are there. So we will continue to the third video on this chapter. Right. So the points which we discussed in this chapter are the practices and the questions given in the textbook. We have not completed the complete practices, that we will continue to the third video, and the difficult words wheresoever came, so we also discussed about them. So dear students, this was the second video of Gulliver's Travels, in which we have discussed few exercises given in the textbook, and rest of the exercises will be covered in the third video. So don't forget to watch that also. Right. So meet you in the third video. So that's all. Thank you very much.